हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है सभी लोग ठीक होंगे। माइंड ब्लोइंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें हम चौथा चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, उसी के आगे पढ़ रहे हैं। देखिए अब बच्चों, आप लोग अब हर क्लास को, जो क्लास जिस दिन आए उस क्लास को उसी दिन पढ़िए, क्योंकि अब आपकी क्लासें लगभग सब क्लासें आपकी आएंगी, तो आपकी क्लास ओवरलैप ना हो। ओवरलैप का मतलब एक साथ ना पढ़ें। नहीं, आपके साथ साइंस एसएसटी की क्लास आई, साथ में फिर साइंस की आ गई, आपने एसएसटी की नहीं देखा तब तक साइंस की क्लास आ गई, साइंस की नहीं देखा मैथ की आ गई, मैथ की नहीं देख पाए कि इंग्लिश आ गई। ठीक है, तो क्लासेस लगातार ना हो, तो जो क्लास जिस टाइम आए या आपको जिस टाइम चाहिए उस टाइम बता दीजिए, उस टाइम भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी क्लासेस ओवरलैप नहीं होंगी और आपको एक टाइम पीरियड मिल जाएगा कि आप किस समय उसको पढ़ाई करते हैं, सुबह करते हैं या शाम को करते हैं। जिस टाइम आप पढ़ाई करते हैं उस टाइम को बता दीजिए, तो उससे आपको क्या होगा। और हाँ, फिर एक बार आपको बताना चाहेंगे कि आपकी क्लासेस लगभग सभी क्लासेस स्टार्ट हैं। और दूसरी बात कि आपके जो भी अभी तक दोस्त मित्र, ठीक है, अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं आपसे, उनकी हेल्प करिए, उन्हें बताइए। ठीक है, उन्हें फ़ोन करिए, कर भी सकते हैं, जैसे बातचीत आपस में होती रहती, तो ऐसे बातचीत करके आप क्लासेस के बारे में बताइए कि किसी तरह कहीं से भी जुड़े, कॉपी उन्हें प्रोवाइड कर दीजिए कि हमारी कॉपी से ही लिख लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके दोस्त कभी, क्योंकि अभी विद्यालय खुलने की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है, इसलिए सरकार ने भी ऑनलाइन क्लासेस पर ही जोर दिया है। तो इसलिए हम आपको क्लास तो अच्छी तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट की की जा रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि आपके मित्र कम लोग जुड़े हैं हमसे, तो इससे हमें भी होता है कि हम कम ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हम जितना आपके माध्यम से जितने ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएंगे उतना मुझे खुशी होगी। ठीक है, चलो ठीक है, ज़्यादा फिर चर्चा न करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास, हम चैप्टर जो पढ़े थे जलवायु। ठीक है, कौन सा पढ़े थे? जलवायु। जलवायु हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था, हम चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जहाँ पे समाप्त किया था उसके आगे आता है जलवायु और मौसम में अंतर। ठीक, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? ठीक है, अंतर हम जानेंगे, देखेंगे जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है, इनमें क्या अंतर है। बहुत बेसिक अंतर है, आप समझेंगे, क्योंकि जलवायु तो आपको हमने पढ़ा चुके हैं, शुरू में इसकी डिफिनीशन भी, परिभाषा भी बताई थी आपको। सेम परिभाषा का उसका अपोजिट हल्का सा करना है, उसी से मतलब मौसम से ही जलवायु की परिभाषा बनी हुई है, ये मान सकते हैं। तो जलवायु के बारे में बात कर ले। जलवायु क्या है? जलवायु के अंतर्गत किसी स्थान की दीर्घकालीन, किसी स्थान की, ठीक है, अब आपको हम फिगर से समझा देते हैं, आज थोड़ा आराम से पढ़ाते हैं। उस दिन क्लास हमारी लाइव क्लास थी, इसलिए थोड़ा आपको ब्लर कहीं कहीं मिल गया होगा। जो हमारी पिछली क्लास थी वो लाइव क्लासेस थी, ठीक है, इसलिए आपको कहीं कहीं ब्लर मिल गया होगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। तो फिर लेकिन आज हम आपको बहुत आराम से, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, ठीक है, ये हम मान लेते हैं हमारे क्या है, दो स्थान है। क्या है? दो स्थान है, एक भदोखर है, एक रायबरेली है। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, एक भदोखर है, एक रायबरेली है। तो अब जलवायु और मौसम में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। तो जलवायु के अंतर्गत किसी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का वर्णन होता है। ठीक है, अब वायुमंडलीय जो दशाएं हैं दोनों जगह पाई जाएंगी। ठीक है, ठीक है, वायुमंडलीय हवा भी पाया जाएगा, दोनों जगह वायुमंडलीय दशाएं पाई जाएंगी कि नहीं पाई जाएंगी। लेकिन यही वायुमंडलीय दशाएं एक स्थान पर बहुत वर्षों तक, आपको बताया था पिछली क्लास में कि मैक्सिमम मिनिमम लगभग कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष से अधिक,
30 वर्ष से अधिक वायुमंडलीय दशाएं एक जैसी हो जाएं, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन मतलब क्या जानते हैं, दीर्घ, ज्यादा से ज्यादा, तो वहां क्या हो जाता है, जलवायु। उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। ठीक है। और मौसम क्या होता है, किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। समझ में आया कि ये जो स्थान है यहाँ पर भी वायुमंडलीय दशाएं हैं, लेकिन वो कब तक है, अल्पकालीन है, कुछ समय के लिए आती हैं, तो क्या है ये, मौसम कहलाता है। समझ में आया आपको। तो जहां पर एक वायुमंडलीय दशाएं दीर्घकालीन के लिए होंगी वहां पर जलवायु मिलती है, उसे हम जलवायु कहते हैं। और जहां पर वायुमंडलीय दशाएं एक विशेष स्थान पर अल्प समय के लिए, कम से कम समय के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं, फिर उसका परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। इसीलिए आप लोग कहते हो कि मौसम एक जैसा नहीं है। एक जैसा मौसम क्यों नहीं है, क्योंकि मौसम हमेशा परिवर्तित होता रहता है, लेकिन जलवायु लगभग एक ही तरह की बनी हुई होती है। समझ में आया, ठीक है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, आशा है समझ में आया होगा, बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है, जलवायु किसी स्थान पर लंबे समय तक एक समान होती है। बताया आपको, जलवायु क्या होती है, एक ही स्थान पर लंबे समय तक होती है, लेकिन मौसम क्या है, स्थान और समय के साथ साथ मौसम की दशाएं क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। मौसम की दशाएं क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। तो मतलब ये क्या हुआ, दीर्घकालीन नहीं होगा, अल्पकालीन होगा, कुछ समय के लिए होगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, जलवायु का प्रभाव व्यापक क्षेत्र पर पड़ता है। जलवायु का प्रभाव कहाँ पे, व्यापक क्षेत्र, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में पड़ता है। कि जलवायु क्या एक स्थान पे, छोटी सी स्थान थोड़ा कि यहीं पे केवल इसका जलवायु का असर होगा, नहीं, इसका व्यापक रूप होता है, बहुत लंबे समय तक होती है, तो इसका स्थान क्या होता है, बढ़ता जाता है। लेकिन जो मौसम होता है, मौसम का प्रभाव पर क्षेत्र सीमित होता है। आपने देखा है कि कहीं आप देखेंगे इस जिले में क्या हो रहा है, मौसम में मानसून आया हुआ, बारिश हो रही है, बगल वाले गांव में नहीं हो रही है, बगल वाले क्षेत्र में नहीं हो रही है। क्या है, अंतर है, इसका व्यापक क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे खूब गर्मी पड़ रही है, बगल वाले राज्य में ठंडी पड़ रही है। क्या है, इसका व्यापक रूप है। ठीक है। अच्छा, आशा है समझ में आ रहा होगा। आज फिर से हमने रिवाइज किया पिछली क्लास का। तो अगला हमारा चौथा पॉइंट है, जलवायु में वायुमंडल की सभी दशाओं के औसत का योग होता है। ठीक है। जलवायु में क्या होता है, वायुमंडल की सभी दशाओं का, सभी दशाएं जो होती हैं उनके औसत का क्या होता है, योग होता है। जो गर्मी है, ठंडी है, सभी का क्या है, योग है, उसी क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। लेकिन मौसम एक समय में वायुमंडल किसी एक या दो दशाओं के प्रतिनिधित्व करता है। जैसे वर्तमान में गर्मी का मौसम चल रहा है, फिर इसके बाद गर्मी के साथ साथ क्या है, इस समय मानसून है, क्योंकि जुलाई चल रहा है तो मानसून है, तो बरसात का, वर्षा का ऋतु है, वर्षा का मौसम चल रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, अब इस समय अगर देखें तो एक या दो दशाएं बोला गया है ना, तो एक दो दशाएं कौन सी है, एक वर्षा है और दूसरी गर्मी, दो दशाएं आपस में मिल रही हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। लेकिन जलवायु में सभी चीज का औसत होता है। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट हमारा है भारतीय जलवायु। अगला पॉइंट क्या है हमारा, भारतीय जलवायु। क्या है, भारतीय जलवायु। अब भारतीय जलवायु क्या है, कैसी है, क्यों है, ठीक है, देखते हैं। भारतीय जलवायु मानसूनी पवनों से क्या है, प्रभावित है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे मानसून लगभग बना हुआ होता, क्योंकि यहाँ के क्षेत्र क्या है, बटे हुए हैं, जिससे भारत की जलवायु मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। इसलिए भारतीय जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाती है। इस जलवायु में पवनें मौसम के साथ अपनी दिशा बदलती हैं। अगर इसका मतलब समझेंगे, अर्थ समझेंगे तो क्या होगा, क्योंकि जो भारतीय जलवायु है ये मानसून पर ही निर्भर है। कह सकते हैं कि मानसून अगर आया है, मानसून पे स्थिर है, मानसून हमारा जैसा ऋतु परिवर्तन करेगा, मौसम बनाएगा, मौसम से ही जलवायु बनती है, कि वो मौसम बना हुआ है तो वही जलवायु हो जाती। तो
इसीलिए यहाँ की जो भारतीय जलवायु, इसीलिए इसको क्या बोला गया, मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि पवनें क्या होती हैं इसके, मौसम के साथ अपनी दिशा बदलती रहती हैं। ठीक है, गर्मी है तो लू चलती है, ठीक है, ठंडी है तो शीतलहर चलती है। ठीक है, तो क्या है, इसकी जो पवनें होती हैं अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है। इसी तरह समुद्री पवनें भी दिशा परिवर्तित करती रहती है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो कैसे, अब भारत की जलवायु कैसे प्रभावित होगी, जैसे आपको हमने बताया था जलवायु नियंत्रण। ठीक है, जलवायु नियंत्रण पढ़ाया था ना, तो पूरी जलवायु के बारे में था। अब भारत की जलवायु कैसी है, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी उसी पॉइंट पे आधारित है। ठीक है, यहाँ पर भी वही पॉइंट आएंगे, अक्षांशीय विस्तार क्या है, हिमालय पर्वत की प्रस्तुति क्या। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इसको भी जल्दी से। तो पहला हमारा है अक्षांशीय, इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, वो जो पहले इसके पहले पढ़ा जलवायु नियंत्रण, वो पूरी हमें जलवायु से संबंधित था। किससे संबंधित था, जलवायु से संबंधित था। लेकिन जो अब ये पॉइंट आया है तो भारत की जलवायु और भारत की जलवायु में अंतर है। जलवायु आपको विश्व के बारे में बताता है, लेकिन भारत की जलवायु आपको केवल भारत की जलवायु के बारे में बताएगा। ठीक है, इन तीन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति। अब अक्षांशीय स्थिति आपको हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको हमने बताया था, शुरू में बता दिया जाए कि अगर आप शुरू से नहीं पढ़ेंगे तो आपको बीच वाला कुछ ऊपर से निकलेगा। ठीक है, तो ऊपर से ना निकले इसके लिए आपको पिछला पढ़ना पड़ेगा ना। तो हमने आपको अक्षांशीय बताया था, देशांतरी बताया था, मानक या मृत्तर बताया था, बहुत सारे पॉइंट आपको बताए थे। तो अब अक्षांश क्या है, आप अब ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अक्षांश रेखा है वो होती है जो पृथ्वी पर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनकी स्थिति कैसी है, भारतीय स्थिति कैसी, ये भी बताया था आपको। तो हम बात कर लेते हैं। तो भारतीय जो भूमध्य रेखा के ऊपर, ठीक है, अब बताया था पूरा कि भारत कहाँ पे स्थित है, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर मतलब उत्तरी भाग में ये इसकी क्या है, देशांतरी रेखा। देशांतर रेखा के पूर्व में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। क्लियर हुआ, ये मान लेते क्या है, पृथ्वी या ग्लोब है। क्लियर हुआ, ये क्या है, भूमध्य रेखा, जीरो रखा, जीरो अक्षांश रेखा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अब उत्तर में क्या है, इसकी 8 डिग्री 4 मिनट से ये जीरो हुआ, ऊपर जाएंगे तो कहाँ पे, यहाँ लगभग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, समझने के लिए है। ठीक है, 6 मिनट इसका क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। किसका, भारत का। देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री, ये भी जीरो माना जाएगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट टू लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर, इसका क्या है, देशांतरी विस्तार है। देशांतरी मतलब ये, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसको पॉइंट को यहां मान सकते हैं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, क्लियर, ये विस्तार है। अब ये जलवायु पे कैसे निर्भर है, हम आपको पिछली बार बताए थे कि कौन सी रेखा जलवायु को प्रभावित करती है, कौन सी रेखा
समय को प्रभावित करती है। तो जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं ये हमारी जलवायु को प्रभावित करती हैं, जो देशांतरीय रेखाएं होती हैं ये हमारे समय को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, कर्क रेखा गुजरती है ना, बताया था। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। नाम याद रख लीजिएगा आप, कोई भी पूछे एक सांस में आपको पूरे 8 के 8 नाम रट लेने हैं, सीरियल वाइज से इसीलिए लिखा है। ये आपको भूल बिल्कुल होनी नहीं है। भारत का आपको मानचित्र पता है, हर चीज़ बताया है आपको। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। इसके बाद जब हमारी क्लासेज फिर से जब रिवाइज में आएंगे तो और चीज़ें आपको और बहुत ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। मैप वगैरह तो एकदम कोई भी चाहे जहाँ से पूछे कि ये बिंदु ये भारत का मैप है, विश्व का मैप है, इस पॉइंट कहाँ पे है, कौन सा देश पड़ेगा, तो आप आराम से, क्योंकि वहाँ पे आपको जो मैप पूछेगा वहाँ पे देशांतर अच्छा सी बनी होगी, ये चीज़ आपको पॉइंट कुछ रख लेने से आप आसानी से बता पाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये क्या हुआ आपका, जो भारत देश कहाँ पे हुआ, ये मिला आपको भारत देश। ठीक है, बीचों बीच से क्या हुआ, कर्क रेखा गुजर गई, ये मकर रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा। क्लियर हुआ? विस्तार ज्यादा हो रहा है इसलिए इसको थोड़ा समझ में आया, पिछली नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से हमारी प्रीवियस क्लास देखेंगे। ठीक है, पिछले का अच्छा जरूर देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो इसलिए देश का क्या है, अब इसलिए उत्तरी भाग क्या है, उपोष्ण कटिबंध है तथा दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में पड़ता है। ठीक है, इसलिए कटिबंधीय स्थिति के कारण देश के दक्षिणी भाग में तापमान अधिक तथा उत्तरी भाग में तापमान कम पाया जाता है। बताया आपको कि जो देश 0 अक्षांश भूमध्य रेखा के निकट आता जाएगा वहां पे जो मौसम होगा उष्ण होता जाएगा। उष्ण मतलब गर्म, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की प्रकाश किरणें सीधे पड़ती हैं वर्ष भर, इसलिए यहाँ पे रहने वाले 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, ऊपर नीचे ना बोल के हम क्या बोलते हैं, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो भी देश आते हैं हमेशा 12 महीने क्या होते हैं, गर्म क्षेत्र होते हैं। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं इसमें, बहुत अंदर है, आपको बताएंगे तो इसी में एक क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र हो जाता है, मतलब गर्म क्षेत्र। इसीलिए आप देखते हैं कि जो हमारे दक्षिण प्रदेश हैं, दक्षिणी राज्य हैं, वहाँ पे साल भर एक जैसा मौसम रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ? साल भर एक जैसा मौसम रहता है, इसका मतलब क्या है, जलवायु। और जो ऊपरी भाग है कर्क रेखा के ऊपर का भाग, ये उपोष्ण होता है। उपोष्ण मतलब यहाँ पे ठंड भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है, इसलिए उपोष्ण कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब दोबारा नहीं पूछेंगे आप, समझ में ना आए तो फिर पूछेंगे। ठीक है, लेकिन फालतू में नहीं पूछेंगे ना, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट, क्लियर हुआ ना? दूसरा पॉइंट, हिमालय पर्वत की उपस्थिति। यह भारतीय जलवायु को 2 प्रकार से प्रभावित करता है। पहला, प्रथम, यह ऊंची पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को उत्तरी शीत पवनों के अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। आपको ये भी पॉइंट पिछले बताया हुआ है, जब हिमालय और प्रायद्वीपी 2 चीज पढ़ा रहे थे। कुछ चीजें याद बताया ना आपको, शुरू से पढ़ेंगे तो हमारी हर बात आपको याद रहेगी। पढ़ाया था कि जो हिमालयी होती है, हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपी क्षेत्र, जो हिमालय क्षेत्र पर्वत है वो हमारी शीतलहर को, भारत को शीतलहर से भी बचाती है, क्योंकि जो उत्तरी हवाएं और पूर्वी हवाएं जो भारत में प्रवेश करना चाहती हैं, ठंडी हवाएं, वो हिमालय पर्वत की वजह से प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसलिए भारत की जलवायु लगभग एक समान बनी हुई रहती है। ठीक है, दूसरी, मानसूनी पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनती है, जिस कारण मेघालय। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपको बताया ना, इससे बचा लिया शीत हवाओं से। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारी, क्योंकि हमारे तीनों तरफ क्या है, समुद्र है। हमारे तीनों तरफ का मतलब क्या है, ये क्या बनाया हमने, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, दक्षिण भारत, हमारे मतलब हमारे चारों मन समझना। ठीक है, तो तीनों ओर क्या है, जल है, सागर है, महासागर है। तो यहाँ पर क्या है, वाष्पीकृत होता रहता, तो यहाँ से जो पौने उठती हैं बादल को बनाकर उठती हैं और कहाँ की ओर
पहुँचती उत्तर और पश्चिम की ओर जाती हैं। क्लियर हुआ। लेकिन जो ये अरब सागर में पवनें उठती हैं ये सीधे पूरब और उत्तर की ओर जाती हैं। अब बात आती है क्या कि यहाँ पर क्या हमारा पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो इन बादलों को रोककर या पवनों को रोककर क्या करती हैं, वहीं पे वर्षा कराती है। इसलिए हमारे जो पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है आपको पता है, मेघालय राज्य में। मेघालय के चेरापूंजी में मासिन नाम स्थान है जहाँ पे देश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्लियर हुआ। इसी के अलावा में सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार आदि राज्यों में भारी वर्षा होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद वायुदाब एवं धरातली पवने। ठीक है, वायुदाब एवं धरातली पवने, वायुदाब का भी प्रभाव इसमें पड़ता है। जल्दी से इस पॉइंट को टॉपिक खत्म करते हैं थोड़ा सा। वायुदाब एवं धरातली पवने, ठीक है। वायुदाब प्रेशर, एयर प्रेशर भी, और धरातली पवने जो निचली हवाएं होती हैं ये भी क्या करती हैं, भारत की स्थिति उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध में पड़ती। इस कटिबंध में चलने वाली स्थलीय एवं मौसमी पवनों के प्रभाव के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की ऋतुएं होती हैं। ठीक है, और वर्षा के वितरण भी अंतर आ जाता है। आपको बताया ना, क्योंकि पवने क्या होती है, जहाँ पे तेज पवने चलती हैं वहाँ पे वर्षा कम हो जाती है, और जहाँ पे स्थिर पवने होती है वहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, और यह पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा भी होती है, सीधे अगर तेज हवाएं चलती हैं तो पवनाभिमुख ढाल आपको पढ़ाया था। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा हिंद महासागर का प्रभाव। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है हिंद महासागर का प्रभाव। हिंद महासागर का प्रभाव क्या है? हिंद महासागर कहां पे है? भारत के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो भारत की स्थिति हिंद महासागर के उत्तर में होने के कारण ग्रीष्म काल में हिंद महासागर में अधिक वायुदाब उत्पन्न होने से मानसूनी पवनें चलती हैं। आपको पहले बता चुके, मानसूनी पवनें चलती हैं हिंद महासागर से। ठीक है, जो भारत में पर्वतीय क्षेत्र हिमालय से टकराकर भारत में ही वर्षा करती हैं, और अन्य देशों में जो हमारे पश्चिमी देश हैं और पूर्व उत्तरी देश हैं उनमें क्या होता है, हमारे बादल नहीं जा पाते, इसलिए वर्षा हमारी सामान्य स्थिति बनी हुई होती है। ठीक है, जो कहाँ से बनते हैं, तमिलनाडु तथा बंगाल की खाड़ी से शीतकालीन वर्षा का कारण भी बनती है, क्योंकि जब विक्षेप होता है वापस होती है तो तमिलनाडु वगैरह में भारी वर्षा होती है। कब? ठंडियों में। ठीक है, इसी का यही कारण है कि ठंडियों में, गर्मी में यहाँ पे बारिश होती है और ठंडी में तमिलनाडु या तटीय क्षेत्रों में बारिश होती है। क्लियर हुआ पॉइंट। समुद्र से दूरी का प्रभाव, भारत के तटीय भागों में सम जलवायु होती है, और जो जितना दूर जाएंगे वहां पे विषम जलवायु होती जाएगी। ये भी पॉइंट आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं हम, समझ लेते तुरंत जल्दी से। सम जलवायु और विषम जलवायु क्या होती है? सम जलवायु और विषम जलवायु। सम मतलब समान, विषम मतलब असमान। क्लियर। सम मतलब एक समान। एक समान जलवायु कहाँ मिलेगी? आपको बताया, यहाँ पे समुद्र होगा। ठीक है, समुद्र तट के तटीय इलाकों में क्या है? समान जलवायु है। क्यों? क्योंकि समुद्र से यहाँ का तापमान क्या है? स्थिर रहता है। ठीक है, क्या रहता है? समुद्र तल से जितनी दूर जाएंगे वहां का तापमान कैसा होता जाएगा? विषम होता जाएगा। अब उदाहरण आपको बता चुके, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सभी क्या है? लगभग सम जलवायु वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पे ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है ना तो ज्यादा ठंड पड़ती है। लेकिन अगर दिल्ली ले ले, उत्तर प्रदेश ले ले, हिमाचल ले ले, राजस्थान ले ले, ठीक है, तो पंजाब ले, क्या है? सभी क्या है? दोनों तरफ से क्या है? समुद्र से दूर है। और समुद्र से दूर है तो क्या होगा? जलवायु कैसी होगी? विषम होगी। विषम जलवायु का पता कैसे चलता है कि यहाँ पे जब गर्म पड़ती तो कड़ाके की गर्म, ठंड पड़ती तो कड़ाके की ठंड। ठीक है, इससे कंफर्म हुआ। अब विपरीत क्षेत्र, और इसीलिए इसमें अगला पॉइंट हमारा धरातल का प्रभाव। ठीक है, धरातल का प्रभाव। ठीक है, अब इसके क्लास लगभग यहीं पे, क्या अभी और बहुत सारे पॉइंट इसमें। ठीक है, तो आराम से पढ़ते जाइए और वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों को बताइए। ठीक है।
इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।